नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। युवा प्रदेश का नया चेहरा, कम उम्र में बड़ा ताज, अब उत्तराखंड में पुष्कर राज। पुष्कर मतलब होता है कमल, एक झील, आकाश, स्वर्ग, सूर्य। तो सवाल है कि क्या उत्तराखंड का ये कमल प्रदेश के विकास को आकाश तक पहुंचा सकता है? क्या सूर्य की तरह पूरे देश में उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकता है? क्या इस देवभूमि को स्वर्ग बना सकता है? क्या पुष्कर राज में यह सब कुछ हो पाएगा? क्योंकि तीरथ सिंह रावत के बाद अब उत्तराखंड को आगे ले जाने की जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी को मिली है, और इसलिए इस शो में हम समझेंगे कि पुष्कर धामी में ऐसा क्या है जो उत्तराखंड के विकास के लिए फायदेमंद साबित होगा। 2 बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी एक मुख्यमंत्री के रूप में क्या कर सकते हैं और उनके सामने चुनौतियां क्या हैं? करीब 3 दिन से चल रही राज्य की सियासी हलचल तब जाकर थमी जब पुष्कर सिंह धामी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया गया। 2 जुलाई को देर रात तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था और तब से ही नए मुख्यमंत्री को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। न्यूज़ 18 ने पहले ही बता दिया था कि पुष्कर सिंह धामी का नाम रेस में सबसे आगे है, और दोपहर 3 बजे जब बीजेपी की मीटिंग शुरू हुई तो कुछ ही देर में पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान कर दिया गया। बड़ी बात यह रही कि तीरथ सिंह रावत और मदन कौशिक ने धामी के नाम का प्रस्ताव रखा तो त्रिवेंद्र रावत और सतपाल महाराज ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मैंने सब लोगों से पूछा, इस नाम के अलग और कोई प्रस्ताव है क्या? कोई प्रस्ताव नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल उत्तराखंड राज्य में विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री पुष्कर धामी जी को नेता घोषित किया गया है। अपने श्रीमान पुष्कर धामी जी को का नाम प्रस्तावित हुआ है और वो दल के नेता के रूप में आज घोषित हुए हैं, और आने वाला समय उनके नेतृत्व में पूरा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, विकास की ओर चलेगा। पुष्कर सिंह धामी न तो त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री थे और न ही तीरथ सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया था, इसीलिए धामी का नाम चौंकाने वाला जरूर था। लेकिन पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी संगठन में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। एबीवीपी से पार्टी में आए धामी 2 बार बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे और इस दौरान अपनी नेतृत्व क्षमता को दिखाया। अब जब उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है तो धामी ने भी ऐलान कर दिया कि वो पिछली सरकारों के कामों को आगे बढ़ाएंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे। जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका। और देखिए, मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को, देखिए जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। 57 विधायकों की सरकार ने 5 साल में तीसरा मुख्यमंत्री बदल दिया और अब युवा कंधे पर कमान सौंपी है। पुष्कर सिंह धामी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। साथ ही अब धामी को अगले विधानसभा चुनाव के साथ ही उससे पहले भी कई चुनौतियों का सामना करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी ने राज्य में अपना नया चेहरा बनाया है, लेकिन धामी के लिए सफर सपनों सरीखा रहा। पिथौरागढ़ के छोटे से गांव से निकलकर राज्य की बागडोर संभालना धामी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और खुद धामी इस बात को मानते हैं। एक पूर्व सैनिक के परिवार से आने वाले धामी सभी समीकरणों में परफेक्ट साबित हुए। पुष्कर सिंह धामी राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं। एक छोटे से गांव से राज्य के मुख्यमंत्री तक का सफर धामी के लिए इतना आसान नहीं रहा। सिर्फ 45 साल की उम्र में राज्य के सीएम बने धामी बेहद कम उम्र में ही सियासत में सक्रिय हो गए थे, और कम उम्र में ही उन्हें राज्य के सीएम जैसा बड़ा पद भी मिल गया।
16 सितंबर 1975 को पुष्कर सिंह धामी का जन्म पिथौरागढ़ जिले के छोटे से गांव टुंडी में हुआ। धामी का परिवार 1980 के दशक में खटीमा चला गया, क्योंकि टुंडी गांव में जिंदगी आसान नहीं थी। पुष्कर सिंह धामी का असली सफर खटीमा से ही शुरू हुआ और खटीमा को ही उन्होंने अपनी कर्मभूमि भी बना लिया। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री भले ही खटीमा से विधायक हों, लेकिन सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से भी उनका गहरा नाता रहा है। पिथौरागढ़ के कनाली छिना इलाके के टुंडी गांव में 1975 को उनका जन्म हुआ था। 1980 के करीबन जब उनके पिता सेना से रिटायर होके आए तो उसके बाद पुष्कर धामी खटीमा में जाकर बस गए। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उधम सिंह नगर के खटीमा में पुष्कर धामी ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की तो उनकी विरासत पिथौरागढ़ से थी। पुष्कर सिंह धामी 1990 से 1999 तक एबीवीपी से जुड़े रहे। एबीवीपी में धामी ने कई पदों पर काम किया। राज्य गठन के बाद भी धामी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। सीएम कोश्यारी के सलाहकार के रूप में उन्होंने काम किया और 2002 तक धामी सीएम कोश्यारी के सलाहकार रहे। पुष्कर सिंह धामी को भले ही मंत्री पद का अनुभव नहीं है, लेकिन वो पूर्व सीएम कोश्यारी के साथ लंबा काम कर चुके हैं और उन्हें इसका खासा अनुभव भी है। पुष्कर सिंह धामी को 2002 में बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। धामी ने युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर शानदार काम किया। लगातार 2 बार 2008 तक वो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहे। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बीजेपी संगठन के लिए शानदार काम किया और युवा मोर्चा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। और इसके बाद साल 2012 में उन्हें बीजेपी ने खटीमा सीट से पार्टी का टिकट भी थमा दिया। धामी पहली बार खटीमा से 2012 में विधायक चुने गए। 2017 में पुष्कर सिंह धामी ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता। मंत्री बनने को लेकर उनका नाम हमेशा चर्चाओं में रहा। पुष्कर सिंह धामी पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनकी युवाओं में अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। धामी को सीएम बनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। युवा चेहरे को आगे करके पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि वो यूथ को कितना तवज्जो देने वाले हैं। साथ ही मैदानी सीट खटीमा से एक पहाड़ के नेता पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाकर यहां भी बीजेपी ने सटीक निशाना लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब सवाल यह है कि पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनौतियां क्या हैं, उनके सामने किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। इसको ध्यान में रखकर हमने पाया कि कम समय में पुष्कर धामी को नई सरकार में बैलेंस कैबिनेट बनाना होगा। इसके अलावा मेगा विधायकों को साथ में एकजुट रखना होगा। चुनाव से ठीक पहले असंतुष्टों को खुश रखने की चुनौती भी है उनके सामने। चुनाव के लिए बीजेपी का रोड मैप तैयार करना और 2022 के लिए जीत की रणनीति बनानी होगी। यही नहीं, राज्य में कोरोना के नए मामलों से निपटने की तैयारी भी उनको करनी होगी। साथ ही साथ 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर फैसला भी लेना होगा और ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। तो वक्त कम है लेकिन चुनौतियां ज्यादा हैं। इनसे निपटना होगा, तभी एक नई पहचान बना पाएंगे। इन्हीं चुनौतियों को समझने के लिए न्यूज़ 18 के संवाददाता ने पुष्कर धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो भी देखिए। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। ये बताइए, बहुत कम समय नहीं मिला आपको? देखिए, ऐसा है, समय कम नहीं होता है। काम करने के लिए कितना भी कम समय क्यों न हो, अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो निश्चित रूप से वो काम पूरा होता है। और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का और हमारे प्रदेश के नेतृत्व का या जनता का, कि एक सैनिक के पुत्र को, एक सिपाही के बेटे को उन्होंने आज प्रदेश के मुखिया के रूप में, मुख्य सेवक के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। एकदम युवा हैं आप, नई जिम्मेदारी। और यहाँ अगर हम बात करें, सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो तो सरकारी नौकरी की, और युवाओं को किस तरीके से साथ लेकर चलने वाले? देखिए, आपको पता है कि मैं लंबे समय तक, चाहे वो छात्र राजनीति में रहा हूँ, चाहे मैंने युवा मोर्चा में काम किया है, दोनों ही समय में मैंने युवाओं के और नौजवानों के और बेरोजगारों के मुद्दे लगातार उठाए हैं। मैं उनको भली भांति जानता हूं। मेरी कोशिश होगी कि हमारे सब नौजवानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, उनको रोजगार से जोड़ूं, कहीं ना कहीं उनके घावों पर मरहम लगाने का काम करूं। प्रायोरिटी में क्या कुछ रहने वाला है? प्रायोरिटी में हमारे प्रदेश का विकास, जो मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
इसके अलावा कई सीनियर लीडर्स भी हैं आपकी पार्टी में और वो जो है साइड हो गए, आपको जो है प्राथमिकता दी गई है आला कमान की तरफ से, किस तरीके से उनको साथ लेकर चलेंगे? नहीं, किसी को साइड नहीं किया गया है। हमारी पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है और मेरे लिए सभी आदरणीय हैं। जितने भी मेरे सीनियर हैं, मैं सबका बड़ा आभारी हूँ। उनका हमेशा से आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। हमारी पार्टी माँ के समान है। इस पार्टी ने मुझे एक जो माँ का आंचल होता है, उस आंचल की छांव देने का काम किया है, तो मैं सबको साथ में लेकर काम करूँगा। पोर्टफोलियो वही रहेगा सर कि बदलेगा? इस बारे में अभी होमवर्क चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने बताया है कि पोर्टफोलियो को लेकर अभी मंथन यहाँ पर किया जाएगा। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो जश्न भी बड़ा हो रहा है। सीएम के रूप में पुष्कर धामी के नाम का ऐलान होने के बाद से खटीमा में उनके घर में जश्न का माहौल है। खुशी मिलते ही समर्थकों ने पहले आतिशबाजी की और फिर पत्नी गीता धामी ने मिठाई खिलाई। वहीं इस खबर को सुनते ही मां की आंखें खुशी से भीग गईं और कहा कि आज धामी के पिता होते तो बहुत खुश होते। खुशी के इस मौके पर पुष्कर धामी की पत्नी ने न्यूज़ 18 से अपने मन की बात कही और बताया कि धामी हमेशा अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, इस बार भी वो खरे उतरेंगे। खटीमा के नगरा गांव में जहां आज उत्सव जैसा है माहौल है, क्योंकि यहां से जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, यहां से इस क्षेत्र से विधायक हैं और इस तरीके से देखिए यहां पर खुशियां देखने को मिल रही हैं। लोग यहां पर बड़ी संख्या पर आए हुए हैं। सबसे पहले इनकी मां से हम पूछते हैं कि माता जी जो हैं इनकी बैठी हुई हैं। आंटी, आज बेटे आपके मुख्यमंत्री बने, क्या कहती हैं? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुशी है। क्या उम्मीद करती हैं आप? बेटे से क्या उम्मीद रखती हैं सीएम बने? बहुत खुशी हो रही है मेरी। बहुत बेटा बहुत तपस्या करा उसने, बहुत दौड़ भाग करी, बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है, आगे भी करेगा, वो काम वगैरह सब करेगा। बहुत मेहनती हैं और आगे भी इस तरीके से मेहनत करेगा। अभी एमएलए जो यहाँ से हैं और सीएम बने हैं पुष्कर धामी, उनकी वाइफ यहाँ पर हैं। मैडम, क्या कहती हैं, किस तरीके से आप इसको लेती हैं कि उत्तराखंड के सीएम बने हैं और सीमांत के इस गाँव से? जी, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ हमारे पार्टी नेतृत्व का, पार्टी संगठन का और हमारे क्षेत्र की संपूर्ण देवतुल्य जनता का, जिनके आशीर्वाद से धामी जी जो है यहाँ से 2 बार विधायक रहे और उनको जो भी जिम्मेदारियाँ मिली थी उन जिम्मेदारियों से बहुत ही ऊपर उठ करके उन्होंने कार्य किया है और आज पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने का उनको दायित्व मिला है। मैं समझती हूँ कि और मुझे विश्वास है कि वो जो है अपने पूरे प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य करेंगे और जो है तो क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें बढ़ी होंगी, सीमांत से लगा हुआ गांव है, तो फिर किस तरीके से लेती हैं इसको? जी बिल्कुल, उम्मीदें क्यों नहीं होंगी, पहले से ही बहुत उम्मीदें हैं उनको, क्योंकि अपेक्षाएं भी उन्हीं से होती हैं जो लोग क्षेत्र में जो है बढ़ चढ़ के कार्य करते हैं और बाकी अपने क्षेत्र भी पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। मैं समझती हूँ कि पूरे जिम्मेदारी से वो अपना कार्य करेंगे। कभी शेयर करते थे इस बात की कि सीएम बनना है और इस जगह पर जाना है, या कभी इस तरह की चीज़ें आपको लगती थी? देखिए, पहले से ही ये सपना रहा था उनका कि पूरे प्रदेश का सेवा करने का उनको जब भी अवसर मिलेगा तो पूरी जिम्मेदारी से कार्य करेंगे और जो है अपने प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। जिस प्रकार से सभी लोग जानते हैं कि 2 बार विधायक रहे यहाँ से, उनको कांग्रेस की सरकार में बेस्ट एमएलए अवार्ड भी मिला, बहुत बड़े बड़े कार्य करवाए हैं उन्होंने और मैं समझती हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर अंतिम छोर तक खड़े हुए व्यक्ति तक वो जो है विकास को लेकर के जाएंगे और सभी के विश्वास में खड़े उतरेंगे। धन्यवाद। सभी के विश्वास में खड़े उतरेंगे, साथ ही जो सीमांत के जो लगे हुए जो क्षेत्र है, जिला है और यहाँ के जो दूसरी जो लोग हैं जिनकी उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं, उनको भी पूरा करेंगे, ऐसा लोगों का यहाँ पर मानना है। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, खटीमा। नई और बड़ी जिम्मेदारी मिलने से सिर्फ पुष्कर सिंह धामी ही नहीं बल्कि परिवार के साथ उनके गांव और क्षेत्र के लोग भी काफी खुश हैं। लेकिन सवाल यह है कि तीरथ को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? वो क्या कारण थे कि तीरथ सिंह रावत को हटाकर धामी को बागडोर दी गई? इसके पीछे की जो वजह हैं वो हम आपको बताते हैं। पहली वजह है कि तीरथ राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे। 6 महीने के अंदर विधायक निर्वाचित होना जरूरी था। 10 सितंबर तक तीरथ को विधायक बनना था, लेकिन तीरथ ने सल्ट का उपचुनाव नहीं लड़ा। कोरोना के चलते इसके बाद चुनाव नहीं हुए और चुनाव आयोग उपचुनाव को लेकर इच्छुक भी नहीं था। इसलिए संवैधानिक संकट का हवाला देकर इस्तीफा लिया गया।
सिर्फ 115 दिन में ही तीरथ ने इस्तीफा दे दिया। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया। वहीं एसपी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये चुनाव इतना आसान नहीं था। वोटिंग के दौरान सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक जमकर हंगामा हुआ। भारी बवाल के बीच चुनाव को संपन्न करवाया गया और उसके बाद चुनावी नतीजे आए। धक्का मुक्की, जोर आजमाइश, और हंगामे के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव खत्म हो गया। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि जीत के लिए क्या क्या करना पड़ा। कभी अपने उम्मीदवार के पक्ष में पुलिस और सिस्टम से लड़ाई, तो कभी दबंगई दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश। तिरपन जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग के वक्त की ये तस्वीरें हैं। संभल में वोटिंग के दौरान एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से गाली गलौज हुई। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को आना पड़ा। एसपी के कार्यकर्ता भेदभाव का आरोप लगा रहे थे, तो बीजेपी वाले आरोपों को खारिज कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया था। मुजफ्फरनगर में भी जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और गठबंधन प्रत्याशी के समर्थकों के बीच तीखी झड़प हुई। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन गठबंधन प्रत्याशी के समर्थक आक्रोश में थे। दरअसल गठबंधन समर्थित प्रत्याशी सत्येंद्र बालियान ने एक तरफा चुनाव का आरोप लगाया। सत्येंद्र बालियान का आरोप था कि मंत्री संजीव बालियान के दबाव में जिला प्रशासन वोटिंग करवा रहा था। सत्येंद्र बालियान को जिला प्रशासन की चिट्ठी पर भी आपत्ति थी। चिट्ठी में लिखा था कि मतदान केंद्र में कोई हेल्पर नहीं होगा, लेकिन सत्येंद्र बालियान ने आरोप लगाया कि बीजेपी का हेल्पर मतदान केंद्र के भीतर है और इसी बात को लेकर हंगामा हो गया। पुलिस ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सत्येंद्र बालियान के समर्थक नहीं माने और जमकर बवाल किया। रामपुर में पिस्टल मिलने के बाद जमकर हंगामा हुआ। वोटिंग के दौरान एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ता मतदान केंद्र के बाहर मौजूद थे। इसी बीच चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से एक एयर पिस्टल बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत युवक को हिरासत में ले लिया और गाड़ी में बिठाकर उसे थाने ले गई। चेकिंग में यहाँ कोई लड़का पकड़ा गया था, उसके पास एयर पिस्टल होती है, गुब्बारे फोड़ने वाली, वो मिली है। पूछताछ कर रहे हैं सिविल लाइंस थाने में, क्यों लेके घूम रहा था, कहाँ जा रहा था, सारा निकाला। उधर हापुड़ के कलेक्ट्रेट परिसर में भी जमकर धक्का मुक्की हुई। हापुड़ में गाड़ियों को लेकर हंगामा शुरू हुआ। एसपी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध शुरू कर दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में दोनों ओर से जोरदार बहस हुई और एक दूसरे पर हमले की कोशिश की गई। हालात इतने बिगड़ गए थे कि एसपी खुद मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। दरअसल बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता अपनी गाड़ी कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने रोका तो हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष उमेश राणा ने पुलिस वालों से धक्का मुक्की की। एसपी के नेताओं से भी पुलिस की तीखी नोकझोंक हुई। प्रतापगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी और उनके पति धरने पर बैठ गए। प्रतापगढ़ नगर कोतवाली के बढ़नी मोड़ पर चेकिंग से नाराज होकर बीजेपी प्रत्याशी क्षमा सिंह के पति सड़क पर ही बैठ गए और क्षमा सिंह गाड़ी के भीतर बैठी रही। आरोप है कि बीजेपी के नेता ने पुलिस के साथ अभद्रता की। अपने समर्थकों के साथ करीब 1 घंटे तक सड़क पर संग्राम करते रहे। बीजेपी प्रत्याशी क्षमा सिंह के पति का आरोप है कि जनसत्ता दल के नेताओं की 50 गाड़ियां चली गईं
पुलिस ने राजा भैया के नेताओं को सैल्यूट किया, जबकि बीजेपी प्रत्याशियों के काफिले को रोककर जांच की गई। मैं यहाँ से जा रहा था, मेरी गाड़ियों को इन्होंने रोका और मेरे असलहे चेक किए, सब कुछ चेक किए। इसके पहले जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी गई और 60 गाड़ियों का काफिला गया। इन्होंने एक भी गाड़ी नहीं चेक की, ना किसी असलहे को चेक किया। मैं अपने ना रोका इन्होंने, ना कोई कानून का पालन किया। सारी गाड़ियों में फिल्म लगे हैं और सारे असलहे लैस हैं, उसमें किसी को नहीं रोका। और मैं अपने परिवार के साथ जिला पंचायत का चुनाव कराने जा रहा हूँ, ये मेरी गाड़ी को रोके और बाकायदे चेक किए हैं। सोनभद्र में पुलिस गाड़ी के सामने लेटकर हंगामा किया गया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य अनिल यादव ने पुलिस की गाड़ी के आगे लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। अनिल यादव ने करोड़ों युवाओं के दिल पर राज करने वाले रणवीर सिंह सिल्वर स्क्रीन के बाद अब आपके घर की स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं। ये पहला मौका है जब रणवीर सिंह का टेलीविजन स्क्रीन पर डेब्यू होने जा रहा है। रणवीर द बिग पिक्चर नाम के क्विज शो में नजर आएंगे। ये शो कलर्स टीवी पर आएगा। द बिग पिक्चर क्विज शो में रणवीर अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं।